ठंड का मौसम दस्तक दे चुका था। हर घर में रजाइयां और स्वेटर निकल चुके थे। वहीं कमला बहुत ज्यादा कंजूस थी। उसकी कंजूसी से उसकी दोनों बहुएं रितु और सारिका बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थीं, लेकिन वे चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। कमला ने अपने पूरे घर की सत्ता अपने हाथ में ली हुई थी। कमला हर चीज बहुत ही कंजूसी से इस्तेमाल किया करती, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो पैसे बचाएगी तो वो और ज्यादा अमीर हो जाएगी। एक दिन छत पर ठंडे पानी में कपड़े धोते हुए दोनों बहुएं आपस में बात कर रही थी। रितु, ठंड के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से कपड़े धोने में बहुत गुस्सा आता है। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना हम गीजर ऑन कर लेते हैं। भूल जाओ दीदी, माँ जी ने पहले ही गीजर की तार निकाल दी है। न जाने उसमें कौन सी गड़बड़ कर दी है कि गीजर चल ही नहीं रहा, और अगर गैस पर पानी गर्म करने गए तो 1 साल लग जाएगा इन कपड़ों को धोने में। जैसे शादी करने से पहले लड़के का बायोडेटा आता है ना, इसी तरह से सास का भी बायोडेटा आना चाहिए। अगर पहले से मेरी सास का बायोडेटा मुझे मिल गया होता और मुझे पता चल जाता कि वो इतनी ज्यादा कंजूस है, तो मैं तो कभी भी इस घर में शादी नहीं करती। दीदी, आप माँ जी को कंजूस मत बोलिए, वो कंजूस नहीं है। महा कंजूस है। दोनों बहुएं ये बोलकर हंस पड़ती है और छत पर साथ में कपड़े धोती है। दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों देवरानी जेठानी कम और बहनों की तरह ज्यादा रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन कमला हॉल में आती है और देखती है कि पंखा चल रहा है, तो पंखा बंद करते हुए कहती है, अरे सर्दियों का मौसम आ रहा है, स्वेटर रजाई निकल गए हैं, तो ऐसे में पंखा चलाने का क्या मतलब बनता है भाई? कोई मुझे बताएगा? जब इस हॉल में कोई है ही नहीं तो ये पंखा क्यों चलाया हुआ है? तभी वहां पर सारिका हाथ में पोछे की बाल्टी लेकर आती है। माँ जी, दरअसल पोछा मैं लगा रही थी, इसलिए मैंने पंखा चला दिया था। वो क्या है ना, फर्श गीला है और ठंड में देर से सूखता है, तो मैंने सोचा अगर मैं पंखा चला दूंगी तो जल्दी सूख जाएगा। अरे बहू, अगर पोछे को अच्छे से निचोड़ कर पोछा लगाएगी ना तो तुझे पंखा चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई, सर्दियों का ही तो मौसम होता है जिसमें हम बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा बचा सकते हैं, लेकिन तू उसमें भी पंखा चलाकर बैठ गई। आज मैं इस पंखे की तार ही निकाल दूंगी, जिसके बाद ये चलेगा ही नहीं। माँ जी, इस तरह तो फर्श को सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा। अरे पंखा तो चलाने दीजिए, उसका तो बिजली का बिल भी कम आता है। कम आता है तो क्या हुआ, आता तो है ना। जितनी ज्यादा बचत करूंगी वो पैसा आगे जाकर उतना ही भविष्य में काम आएगा। अब से घर में गर्मी आने तक कोई भी पंखा नहीं चलेगा, और वो भी तब तक जब तक गर्मी की वजह से शरीर से पसीना न निकलने लगे। कमला ये बोलकर इतराते हुए पंखे का कनेक्शन ही बंद कर देती है। सारिका भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। फिर सब सफाई में लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कमला बैठी हुई थी, तभी उसकी दोनों बहुएं उसके पास आती है। माँ जी, अब तो सर्दियां बढ़ गई है, मैं सोच रही थी हीटर निकाल लेते हैं। हीटर आपकी अलमारी में रखे हुए हैं ना, अगर आप हमें निकाल कर दे देती तो हम इस्तेमाल कर लेते। घर का काम करने के बाद ना हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं एकदम। हाँ माँ जी, हम एक बार सारे हीटर चलाकर देख लेते, अगर उनमें से कोई हीटर खराब हो गया होगा तो हम उसे ठीक भी करवा लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी हीटर खराब होता है और उसे दुकान पर ठीक करने के लिए देना पड़ा तो दुकान वाला भी हफ्ता 10 दिन उसे ठीक करने में लगा देगा, जिससे हम सबको परेशान होना पड़ेगा ना। कमला ये बात सुनती है और फिर सोच में डूब जाती है और अपने मन में कहती है, अगर मैंने हीटर निकाल कर दे दिया तो ये सारी महारानियां अपने अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठ जाएंगी, और बिजली का बिल आएगा वो अलग। नहीं, अभी कोई बहाना बनाकर इन्हें यहाँ से भेज देती हूँ। अब कमला यही करती है। वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे बहू देखो, अभी क्या है ना, मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक काम करते हैं, हम कल हीटर निकाल लेंगे, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। पर माँ जी, हीटर अब सर्दी में इतने दिन निकल गया है तो एक दिन का सब्र और कर लो ना। चलो जाओ, अब निकलो यहाँ से, कल निकालेंगे हीटर, समझी। उसकी दोनों बहुएं कमरे से चली जाती है, जिसके बाद कमला कमरे की कुंडी लगाकर अपनी अलमारी से हीटर निकालती है और उसे अपने पलंग के अंदर छुपा देती है और पलंग पर बैठते हुए कहती है, ठीक है भाई, अब तो मैंने घर के सारे हीटर ही छुपा दिए, ना रहेगा हीटर, ना आएगा बिजली का बिल। मैं तो बहुत ज्यादा समझदार हूँ। आखिर मुझे ऐसे ही कंजूसी से ही तो पैसे जमा करना है, ताकि मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। इतना बोलकर कमला हंसने लगती है। अगले दिन रितु और सारिका हीटर निकालने कमला के कमरे में आती है और कमला की अलमारी को अच्छे से चेक करती है, लेकिन उसमें तो हीटर मिलता ही नहीं। हमारे जमाने में तो हम लोग ऐसे ही बिना हीटर के रह लेते थे, पर तुम आजकल की लड़कियां कितनी ज्यादा नाजुक होती हो। अब हीटर नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं, छोड़ो, रह लो बिना हीटर के ही। माँ जी, हो सकता है हीटर हमने पलंग में रख दिया हो, एक बार आपका पलंग भी चेक कर ले।
अरे नहीं नहीं, पलंग में सिर्फ मेरी साड़ियां हैं और कुछ जरूरी कागजात। कोई भी पलंग नहीं खोलेगा, बस बात खत्म। रितु और सारिका को शक तो हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और कमरे से बाहर निकल जाती है। शाम के समय दोनों बाजार जाती हैं। दोनों ने शॉल ओढ़ा हुआ था। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है? ये ठंड तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। बोलने में भी दिक्कत हो रही है अब। दीदी, हम लोगों के पास कुछ पैसे तो जमा है, क्यों ना हम अपने लिए एक छोटा सा हीटर खरीद लें, और अब ज्यादा ठंड लगेगी तो दोनों एक ही कमरे में हीटर चलाकर बैठ जाया करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अपने पैसों से हीटर खरीदेंगे तो माँ जी गुस्सा भी नहीं होंगी। चलो एक हीटर ले लेते हैं। नहीं सारिका दीदी, अगर हमने माँ जी को बताया कि हमने हीटर खरीद लिया है तो वो बेकार में नाराज हो जाएंगी, और वैसे भी उन्हें हीटर से दिक्कत नहीं है, हीटर के आने वाले बिजली के बिल से दिक्कत है। एक काम करते हैं, हम छोटा सा हीटर अपने आसपास छुपा के रख लेंगे, जिससे माँ जी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। दोनों बहुएं मिलकर एक छोटा सा हीटर खरीद कर ले आती है और उसे सब्जी की पन्नियों के बीच में छुपा देती है ताकि किसी को पता न चले। जिसके बाद उस हीटर को सारिका के कमरे में रख दिया जाता है। अब रितु और सारिका शाम के समय कमरा बंद करके हीटर चलाकर बैठी हुई थी और गर्माहट को महसूस कर रही थी। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी गरम गरम हवा आ रही है। अच्छा किया दीदी जो हम हीटर लेकर आ गए, वरना तो सर्दी में दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए। दोनों बहुएं आराम से हीटर के मजे लेती है और ऐसे ही 1-2 दिन तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन एक दिन जब दोनों बहुएं नहाकर हीटर के आगे बैठी होती है, तभी उनकी ननद शोभा कॉलेज से वापस आ जाती है और सीधा उनके कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, क्या बात है भाभी, दोनों कमरा बंद करके क्यों बैठी हो? वैसे मैं 1-2 दिन से देख रही हूँ आप अक्सर ही कमरा बंद करके बैठ जाती हो, क्या बात है? ऐसी भी कौन सी बातें करती हो भाई जो दोनों कमरा खोलकर नहीं कर सकती? सारिका अपनी ननद की आवाज सुनकर घबरा जाती है और तुरंत हीटर का तार निकालकर उसे पलंग के नीचे खिसका देती है। लेकिन शोभा जैसे ही कमरे में आती है तो अपने मन में कहती है, अरे बाप रे, बाहर इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, ये कमरा इतना गर्म, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब भाभी के पास हीटर है। शोभा को शक हो जाता है। साथ ही जब सारिका और रितु ने हीटर को पलंग के नीचे खिसकाया था तो उसकी तार हल्की सी बाहर रह जाती है, जिस पर शोभा की नजर पड़ जाती है। चाहूं तो दोनों भाभियों के पोल अभी खोल सकती हूँ, लेकिन नहीं, असली मजा तो तब आएगा जब मैं ये बात माँ को बताऊंगी और माँ इन्हें अच्छे से सबक सिखाएंगी। शोभा, कुछ काम था क्या तुम्हें? हम तो बस ऐसे ही कमरा बंद करके बैठे थे ताकि ठंड ना लगे। नहीं भाभी, मुझे कोई काम नहीं था, मैं तो बस देखने आई थी कि आप लोग ठीक हो या नहीं। चलिए आप लोग बैठिए, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। अब शोभा तुरंत ये ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए कमला के कमरे में जाती है और जाकर उससे कहती है, माँ आपको पता है बाहर इतनी सर्दी पड़ रही है लेकिन भाभी का कमरा सबसे ज्यादा गर्म रहता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पागल हो गई है क्या? माँ बस थोड़ा सा समय दीजिए, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाभी ऐसा कौन सा चमत्कार करती है जो कि सर्दी में भी उनका कमरा गर्म रहता है। शोभा वहां से चली जाती है। उसका मन था कि वो अपनी भाभियों से थोड़ा सा पंगा ले। ऐसे ही एक दिन जब शोभा के कॉलेज की छुट्टी थी तो वो पूरे घर में पोछा लगा रही होती है। वो पोछा लगाते हुए रितु के कमरे में भी पहुंच जाती है, जहां पर सारिका और रितु हीटर चलाकर बैठी हुई थी। तभी वहां पर शोभा को देखकर हीटर को छुपा देते हैं। शोभा भी पूरे कमरे में पोछा लगा लेती है। तभी वहां पर कमला आती है। माँ देखिए, भाभी का कमरा कितना गर्म है, सर्दियों में इतना गर्म कमरा कैसे हो सकता है? हाँ भाई, ये कमरा तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। ऐसा लग रहा है जैसे इस कमरे में आग जलाई हो। अरे नहीं माँ, वो क्या ना, मैंने इस कमरे में गर्म पानी से पोछा लगाया है, इसलिए कमरा गर्म लग रहा है। क्यों, सही कह रही हो ना? दोनों देवरानी जेठानी घबरा जाती है और तुरंत ही अपनी ननद की बात में हाँ मिलाने लगती है। अरे कैसी बात कर रही हो? सिर्फ गर्म पानी से पोछा लगाने से कमरा इतना गर्म? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अरे माँ, ये कमरा रसोई के बगल में भी तो है, इसलिए रसोई की गर्माहट भी तो इस कमरे में आती है। जब भी रसोई में गैस जलती है तो ये कमरा भी गर्म हो जाता है। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले भी भाभी ने चाय बनाई थी, इसलिए उनका कमरा गर्म हो गया। तू भी न जाने क्या क्या बोलती रहती है। चल शोभा, अब मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर रही हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसी ही एक रात सब लोगों ने खाना खा लिया था। तभी रितु और सारिका एक दूसरे को आंखों से इशारा करती है और सारिका के कमरे में हीटर चलाकर बैठ जाती है। वहीं शोभा फिर से कमला को उनके कमरे में लेकर जाती है। मम्मी देखा, ये कमरा कितना ज्यादा गर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस कमरे में तो ठंड ही नहीं पड़ रही।
हाँ शोभा, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये कमरा तो बहुत ज्यादा गर्म है। एक काम करती हूँ, आज मैं इसी कमरे में सो जाती हूँ। बहू तू जाकर मेरे कमरे में सो जा। सारिका और रितु घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने फिर से पलंग के नीचे हीटर को छुपा दिया था। लेकिन कमला भी अब बिना किसी को कोई भी जवाब दिए रजाई ओढ़कर उसी पलंग पर सो जाती है जिसके नीचे हीटर छुपा हुआ था। लेकिन दोनों कुछ नहीं बोल पाती, दोनों ही ठंड में खड़ी खड़ी ठिठुर रही होती है। तभी रितु धीरे से सारिका से कहती है, सारिका दीदी आप इसी कमरे में सो जाओ। अगर माँ जी की नजर गलती से भी हीटर पर पड़ गई तो बेकार में भूकंप आ जाएगा घर में। आपको जैसे ही मौका मिले हीटर कहीं और छुपा देना। अब सारिका अपने बेटे और अपनी सास के साथ कमरे में सो रही थी, तभी उसका छोटा सा बेटा मिंकू उठ जाता है। मम्मा मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, थोड़ा सा दूध दे दो। अरे बेटा अभी सो जाना, कितनी ठंड हो रही है, मेरा तो उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। मम्मा मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दूध दे दो ना। अच्छा ठीक है, तू यहीं बैठ, मैं अभी तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। सारिका दूध लेने के लिए जाने लगती है, तभी वो देखती है कमला भी उठ चुकी थी। बहू जब तुम मेंकू के लिए दूध लेने के लिए जा रही है तो मेरे लिए भी चाय बना कर ले आ। ये मेंकू के उठने से मेरी भी नींद टूट गई, अब नींद तो आने से रही। सर्दी के मौसम में जितनी चाय पिए उतना ही कम लगता है। सारिका आगे कुछ भी नहीं कहती, उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और वो अपने बेटे के लिए दूध और अपनी सास के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। जैसे ही रात को वो चाय बनाकर और दूध गर्म करके लाती है तो मिंकू तो दूध पीकर सो जाता है, लेकिन कमला की नींद टूट गई थी। सारिका जैसे ही सोने की कोशिश करती है, कमला कहती है, तुझे पता है हमारे पड़ोस में जो सरोज रहती है ना, उसकी बहू का चक्कर चल रहा है सब्जी वाले के साथ। क्या माँ जी, आप भी दूसरों के लफड़े में क्यों पड़ती हो? जिसका चक्कर जिससे भी चल रहा हो, हमें क्या? रात के 2 बज रहे, इतनी रात को पड़ोसन की चुगली क्यों कर रही हो? आप सो जाइए ना। अरे बहू अब आंख तो खुल गई है, अब चाहे 2 बज रहे हो या सुबह के 6। और सच बताऊं तो पड़ोस की खबर तो रखनी पड़ती है, इसी को तो दुनियादारी बोलते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा तो कैसे चलेगा। और तू जानती है मीनाक्षी की बेटी तो कुछ दिनों के बाद दूध वाले के साथ भागने वाली है। सारिका को नींद आ रही थी, लेकिन कमला उससे इधर उधर की बातें कर रही थी, जिस वजह से सारिका सो नहीं पाती। सुबह भी कमला सारिका को 6 बजे उठा देती है, जिससे सारिका परेशान हो जाती है। अगले दिन किचन में खड़ी सारिका रितु से कहती है, चुपके से मैंने हीटर निकालकर तुम्हारे कमरे में रख दिया है, आज हम हीटर तुम्हारे कमरे में चलाएंगे। माँ जी अगर मेरे कमरे में सोएंगी तो भी मैं सोने के लिए तुम्हारे कमरे में आऊंगी, जिससे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वहीं शोभा रसोई के बाहर खड़ी थी और ये बात सुन लेती है। जैसे ही रात होती है, रितु और सारिका ने रितु के कमरे में हीटर चलाया हुआ था। तभी शोभा थोड़ी देर में अपनी माँ को लेकर रितु के कमरे में पहुंच जाती है। उन दोनों को आते देखकर दोनों बहुएं फिर से हीटर को पलंग के नीचे छुपा देती हैं। माँ देखो ना, आज तो रितु भाभी का कमरा गर्म है, मैं कहती हूँ आप इसी कमरे में सो जाओ आज। हाँ भाई, आज ये कमरा ज्यादा गर्म लग रहा है। वैसे भी इस कमरे की दीवार पड़ोस की रसोई से जुड़ी हुई है, पड़ोसन की रसोई की गर्मी बहू के कमरे में आती होगी, तो मैं ना आज यहीं सोऊंगी। अब कमला रितु के बगल में जाकर सो जाती है और जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है। अपनी सास के खर्राटों की वजह से रितु की नींद उड़ जाती है और वो बेचारी बैठकर अपने गालों पर हाथ रखकर खुद से कहती है, माँ जी के साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। ये जग रही होती है तो इधर उधर की चुगलियां करके बहू को सोने नहीं देती, और जब माँ जी सो रही होती है तो खर्राटों की वजह से इनकी बहू सो नहीं पाती। ऐसे कैसे चलेगा? बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती। इस तरह दोनों ही बहुएं काफी परेशान हो जाती हैं। अगली सुबह जब कमला सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी, शोभा भी उनके बगल में बैठी हुई थी। तभी सारिका और रितु अपने हाथ में हीटर लेकर बाहर आती है। माँ जी ऐसा है, ये लीजिए आप हीटर, और हमारी रजाई भी रख लीजिए, क्योंकि अब हमें सर्दी में सोना मंजूर है, लेकिन आपके खर्राटे और आपकी चुगलियां मंजूर नहीं है। हाँ माँ जी सच में, आप एक एक दिन हम दोनों बहुओं के पास सोई और हम दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब से हमें हीटर नहीं चलाना, अगर हीटर चलाने के बाद हमें आपके पास सोना पड़े तो। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, आपने हमें हीटर चलाने के लिए मना किया था, पर हम लोग छुपकर हीटर चला रहे थे, लेकिन अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई। कमला जहाँ कुछ समझ नहीं पा रही थी, वहीं शोभा हंस पड़ती है। भाभी मुझे तो पहले से पता था कि आप दोनों छुपाकर हीटर का इस्तेमाल कर रही थी, इसीलिए मैंने जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए ये सब किया। और जब भी आप कमरे में हीटर चलाकर बैठी थी तो मैं माँ को लेकर वहां पहुंच जाती थी, और माँ को सच में लगता था कि कमरा गर्म हो रहा है। ये बात सुनकर कमला हैरान हो जाती है। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी दोनों बहुएं छुपकर हीटर का इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे तो सच में ऐसा लगा था कि रसोई के बगल में कमरा है इसलिए गर्म हो रहा है। हे भगवान, तुम दोनों ने तो आफत कर दी।
ठीक है, तुम लोगों को हीटर चाहिए ना, अभी लेकर आती हूँ। अब कमला ये बोलकर बाहर की तरफ चली जाती है। कमला कमरे की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ गई थी। ये देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर में कमला सिर पर बोरी रखकर घर में आती है और उस बोरी से बहुत सारी लकड़ियां निकालकर ड्राइंग रूम में फैला देती है। या लो बहू, तुम लोगों को हीटर चाहिए ना, यह है देसी हीटर, इसका बिजली का बिल भी नहीं आता। अब एक बड़ा सा तसला जो छत पर रखा है उसे लेकर आ जाओ। अब से आग जलाकर यहीं ड्राइंग रूम में बैठो, इससे बिजली का बिल भी नहीं आएगा और तुम लोगों को ठंड भी नहीं लगेगी। हे भगवान, माँ जी, हम आपका और आपकी कंजूसी का कुछ नहीं कर सकते। सच में आपने कंजूसी के नाम पर आफत मचा रखी है, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। कम से कम हमें ये देसी हीटर तो मिल रहा है, इससे हम सर्दी निकाल ही लेंगे। पिंटू उठ जा, सूरज सिर पर नाचने लगा। घड़ी में 11 बजने वाले हैं, लेकिन तू अभी तक सपनों में लड्डू बांट रहा है। पिंटू करवट बदलते हुए दोबारा ब्लैंकेट से मुंह ढक लेता है। निम्मी उसका ब्लैंकेट खींचकर दूर फेंक देती है। अरे मम्मी, थोड़ी देर और सो लेने दो। आद्या कहाँ है? वो यहीं तो लेटी थी। पिंटू, वो कब की स्कूल चली गई है और बहू सारे घर का काम खत्म करके ऑफिस के लिए निकल गई है, लेकिन तुम्हारी उठने का टाइम नहीं हुआ है। उठकर क्या करना है मम्मी, वैसे भी भूख नहीं लग रही है। उठ जा, कब से तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। तेरी वजह से मुझे उनकी उल्टी बातें सुननी पड़ती है। ओहो, अब पापा को मुझसे क्या काम पड़ गया? उठ जा और खुद जाकर पूछ ले। पिंटू अंगड़ाइयां लेता हुआ जैसे तैसे बिस्तर से उठता है और हॉल में सोफे पर बैठे अपने पिता विष्णु के पास जाकर आलस भरे शरीर से सोफे पर बैठ जाता है। उठ गया? अब ठीक से बैठ जा, घर में पड़े पड़े तुम्हारे शरीर के पुर्जे ढीले हो गए हैं। ऐसा नहीं है पापा, मैं अभी सोकर उठा हूँ, इसलिए आलस आ रहा है। ऐसा कर, नहा ले, और आज 5 तारीख हो गई है, अभी तक किसी किराएदार ने किराया नहीं दिया, जाकर उनसे किराया ले आ। पापा, नहाने में टाइम खराब होगा, इससे अच्छा मैं किराया लेने निकल जाता हूँ। मुझे आज पता चला कि तुम्हारे जीवन में भी समय की कीमत है। तू इसलिए नहीं नहा रहा है कहीं तेरा शरीर ना हिल जाए। अरे चाय तो पी ले, फिर पता नहीं कितनी देर बाद आएगा। निम्मी जी, ज्यादा लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, वापस आकर नाश्ता कर लेगा। हाँ माँ, अभी भूख नहीं लग रही, वापस आकर खाता हूँ। वैसे मेरी गुलाबो खाने में क्या बना कर गई है? आलू का पराठा और लहसुन की चटनी बनाई है। लहसुन की चटनी? फिर तो जल्दी वापस आना पड़ेगा, मैं बबलू को बुला लेता हूँ। पिंटू टेबल से अपना फोन उठाकर अपने दोस्त बबलू को कॉल करता है। बबलू, हमारी सवारी निकालो, आज किराया वसूलने चलना है। जी भैया, मैं अभी आया। कुछ ही देर में पिंटू बबलू के साथ बाइक पर बैठकर अपने 5 मंजिला मकान पर पहुंच जाता है। जो पूरा मकान किराए पर उठा था, उसमें 4 फ्लोर पर किराएदार रहते थे। पिंटू बबलू के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले दीपक के पास गया। बेटा दीपक, इस महीने का किराया मिलेगा या फिर भगवान के भरोसे है? पिंटू भैया, कितनी बार कहा है, कॉलेज स्टूडेंट को तो कमरा देना ही नहीं चाहिए। खर्चे के पैसे दोस्तों में उड़ा देते हैं, किराए के नाम पर दांत दिखा देते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जॉब लग गई है, एडवांस मिलते ही आपका किराया दे दूंगा। अब हम किराया लेने नहीं आएंगे, सीधे तुम्हारा यहाँ से टिकट कटवाएंगे। पिंटू वहां से 2nd फ्लोर पर रहने वाली वर्षा के पास गया, जो बहुत सुंदर और बैंक में जॉब करती थी। पिंटू ने खटखटाया। वर्षा ने दरवाजा खोला, जो काफी स्टाइलिश दिख रही थी। वर्षा जी, भाई इस महीने का किराया लेने आए हैं। आपने तो पिछले महीने का भी किराया नहीं दिया था। बबलू जी, पिंटू भैया से कहिए ना, इतना टेंशन क्यों लेते हैं? इतना टेंशन तो EMI वाले भी नहीं लेते। वर्षा जी, आप टाइम से किराया दे दिया करो, बार बार कहना पसंद नहीं है। इस फ्लोर पर इतनी सीलन है कि देखकर मन भारी हो जाए। आपको नहीं लगता कि कभी इसकी मरम्मत करा दी जाए? वर्षा जी, मरम्मत करा देंगे, पहले किराया दे दीजिए। अगर 1 महीने किराया लेट हो जाएगा तो क्या आपका कर्ज बढ़ जाएगा? कर्ज तो नहीं, लेकिन पापा का BP जरूर बढ़ जाएगा। पिंटू जी, मैं 15 तारीख तक ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। अरे आप कैश ही दे दीजिए। पिंटू जी, आप अपने दोस्त को समझाओ, अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं मना करती? बबलू, ऊपर फ्लोर पर चल। क्यों बेचारी लड़की के पीछे पड़ा है? बोल दिया इन्होंने, पैसा ऑनलाइन हो जाएगा। भाई ये चालाकी दिखा रही है। बबलू तू चल। बबलू और पिंटू वहां से 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं। वर्षा दरवाजा बंद करके खुशी से नाचने लगती है। पिंटू कितना सीधा है, इसका बाप आता तो पैसा वसूल के ही जाता। पिंटू जब 3rd फ्लोर पर पहुंचता है तो उस फ्लोर पर रहने वाला मोहित वहां पर नहीं होता। लगता है मोहित भाई ड्यूटी पर गए होंगे। चल, इनसे फिर कभी और किराया वसूल कर लेंगे। तब तक चल कमला चाची के पास चलते हैं, उनके लड़के ने पैसे भेज भी दिए होंगे। बबलू और पिंटू 4th फ्लोर पर पहुंचे तो कमला चेयर डाले रूम के बाहर ही बैठी थी। प्रणाम चाची जी। जीते रहो बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ।
चाची जी, हम चाय पीने नहीं आए हैं, हम किराया लेने आए हैं। हाँ चाची जी, आज पापा ने किराया लेने के लिए भेजा है, आप किराया दे दीजिए, हम यहाँ से निकल लें। बेटा, हमारे लड़के ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं, जो पैसे थे वो दवाइयों में खर्च हो गए हैं। कुछ दिन में लड़का पैसा भेजेगा, मैं खुद घर देने आ जाऊंगी। चाची जी, आप जैसे बहाना बना रही हो, नीचे रहने वाले सारे किराएदार इसी तरह बहाने मार रहे हैं। किराया पैसों से भरा जाता है, बहानों से नहीं। बबलू, थोड़ी शर्म कर ले, मैं बूढ़ी औरत तुझसे बहाने बनाऊंगी? अगर मजबूर ना होती तो अभी तुझे सबक सिखा देती। बबलू, तू अधेड़ी उम्र में सठिया गया है, चाची जी के पास जब पैसा होगा वो खुद दे देंगी, अभी निकलते हैं। भैया, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था, एक भी किराएदार ने पैसा नहीं दिया है, ताऊ जी आपकी अच्छे से खबर लेंगे। इन हादसों से क्या डरना, ये तो रोज की बात है। बबलू पिंटू को घर छोड़कर वहां से चला जाता है। पिंटू घर आता है तो विष्णु निम्मी के साथ डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे होते हैं। तभी खाना खाते हुए उससे पूछते हैं, किराए के पैसे लाओ, सारे किराएदारों ने पैसे दे दिए? पापा, अभी तो किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन 15 तारीख तक सभी के पैसे आ जाएंगे। देख लिया, सुबह से बोले जा रहे थे पिंटू किराया लेने जाएगा, उसे परेशान किया पर एक भी किराएदार ने पैसा नहीं दिया। निम्मी जी, मेरी गलती है जो मैंने इसे किराया लेने भेजा, इससे तो पैसे कमाने की उम्मीद ही नहीं कर सकते। कभी भी किराया लेने भेजा होगा तो परोपकारी इंसान हमेशा खाली हाथ आया है। किराया आ जाएगा, आप खाना खाइए। पिंटू बेटा, अब तो भूख लग रही होगी, खाना दे दूं? हाँ, बहुत मेहनत करके जो आए हैं, भूख तो लगी जाएगी। माँ, भूख तो लग रही है, पर पहले पापा को खुश करने के लिए नहा कर आता हूँ। बेटा, शेर मुंह नहीं धोते रोज रोज, नहाने का काम तो गीदड़ों का काम है। निम्मी जी, आपकी इन्हीं बातों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। पापा, आप अपना बीपी हाई मत करिए, मैं नहाने जा रहा हूँ। पिंटू वहां से नहाने चला जाता है। शाम के वक्त पाखी जॉब से आती है तो वो कपड़े चेंज करके सीधा किचन में चली जाती है। पहले किचन में पड़े सारे बर्तन साफ करती है और उसके बाद सब्जी काटने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। पिंटू वहां बैठा फोन चला रहा होता है। तभी उसकी बेटी आद्या बुक लेकर उसके पास आती है। मॉम, आज मेरा होमवर्क बहुत टफ है, आप मेरी हेल्प कर देंगी? मैं सब्जी काट रही हूँ, पापा के पास जाओ, वो आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी सब्जी तो बाद में भी कट जाएगी, आद्या जो पूछ रही है उसे समझा दो। पिंटू, इतना काम तो आप भी कर सकते हो। हाँ पापा, आप रूम में चलकर मेरा होमवर्क करा दीजिए। प्लीज पिंटू, मैं सुबह से काम करके थक गई हूँ, इतना तो कर सकते हो ना। ठीक है, अब जब तुम कह रही हो तो ना चाहते हुए भी मुझे ही करना पड़ेगा। पिंटू अपनी बेटी आद्या को बड़े प्यार से गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। वो वहां उसका होमवर्क कर रहा होता है। तभी निम्मी की नजर सिर्फ पिंटू पर पड़ती है, आद्या पर नहीं। तभी वो पाखी के पास आकर पूछती है, बहू, मुझे लग रहा है पिंटू किताब पढ़ रहा है, क्या वो कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है? माँ जी, आपको ऐसा लगता है कि आपका सुपुत्र नौकरी करेगा? ना ना, वो कोई इंटरव्यू की तैयारी नहीं, बल्कि अभी मेरे कहने पर आद्या का होमवर्क कर रहे होंगे। अच्छा, ये बात है। उधर रूम में पिंटू आद्या का होमवर्क कराते हुए परेशान हो जाता है, क्योंकि आद्या उससे बहुत सवाल पूछती है। आखिरकार वो आद्या का होमवर्क करके एक गहरी सांस भरता है। पाखी रोज ही आद्या का होमवर्क कराती है, ऑफिस के बाद आद्या ही उसका दिमाग खराब कर देती होगी। बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। अगले दिन सुबह में पाखी ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। उसने आद्या को स्कूल भेजने के लिए एकदम तैयार कर दिया था। निम्मी सोफे पर बैठी अपनी बहू और पोती को देख रही थी। चलो आद्या बेटा, वरना आपकी बस छूट जाएगी। यस मॉम। दादी, बाय। बाय बेटा। पाखी घर से निकल भी नहीं पाई थी, तब तक पड़ोस की मिसेस शुक्ला हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर में घुसी। पाखी वहां से निकल ही रही थी। अरे बहू, शताब्दी एक्सप्रेस बनकर कहाँ जा रही है? मुंह तो मीठा किए जा। मुंह मीठा? लेकिन क्यों? तेरी बहू के कुछ खुशखबरी है? बहू के खुशखबरी नहीं, लेकिन बेटे का प्रमोशन हो गया है। मंदिर से प्रसाद चढ़ाकर आ रही हूँ, सोचा तुझे भी बता दूं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तब तो मिठाई बनती है। मेरे बेटे ने पिंटू के साथ ही एमबीए किया था, देखो आज वो कंपनी का एमडी बन गया है। वैसे तेरा निखट्टू बेटा कहाँ है? माँ जी, मैं निकलती हूँ, वरना आद्या की बस छूट जाएगी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बहू, जाओ। वैसे निम्मी, तेरी बहू तो सच में अच्छी है, घर ऑफिस बच्चा सब अकेले ही संभालती है। तो पिंटू को क्यों नहीं बोलती कि कोई जॉब शुरू कर दे? बहू पर अकेले बहुत प्रेशर है। तू सही कह रही है, आज पिंटू से बोलती हूँ। इतना कहकर मिसेस शुक्ला वहां से चली जाती है। निम्मी पिंटू के रूम में आती है। वो आराम से सो रहा होता है। उसे देखकर निम्मी सोचने लगती है,
मेरा लाडला कितने आराम से सो रहा है, इसे जगाऊंगी तो नींद खराब हो जाएगी। जाग जाएगा तब नौकरी ढूंढने के लिए बोलूंगी। पिंटू दोपहर के वक्त उठता है और अंगड़ाई लेता हुआ सोफे पर बैठ जाता है। विष्णु और निम्मी बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। उसे देखकर विष्णु चीखते हैं, अब तेरे उठने का टाइम हुआ है। दुनिया कितनी तेज भाग रही है और तू तो रेगुलर भी नहीं रहा। भागकर क्या करना डियर पापा, सबको लौटकर बिस्तर पर ही आना है। ये सब तो इसलिए बोल रहा है कि तेरे तन पर मुफ्त का कपड़ा और पेट में मुफ्त का खाना है। बहू अकेले कमाती है और तू घर में आराम फरमाता है। पिंटू, तुझे पता है मिसेस शुक्ला का बेटा जो तेरे साथ पढ़ता था उसका प्रमोशन हो गया है, वो कंपनी का एमडी बन गया है। माँ, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? पाखी को बताओ, उसका उत्साह बढ़े और उसे भी प्रमोशन मिल जाए। मैं किसी का नौकर हुई नहीं तो प्रमोशन कैसा? मैं ये बोल रही थी कि तू कोई जॉब ज्वाइन कर ले, घर में पड़ा पड़ा शरीर अकड़ जाएगा। इसकी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जब नौकरी नहीं करनी थी। सबसे बड़ी बात एमबीए बीच में छोड़ दिया। इस दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ पापा जो पढ़ लिख कर घर पर बैठा है। हजारों लड़कियां एमबीए बीबीए करके घर पर बैठी हैं, सपनों को मार देती हैं। मैं ये मौका अपनी पत्नी को दे रहा हूँ। वैसे मेरा जॉब करने का कोई सपना नहीं है। अगर जॉब नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? डियर पापा, आप चिंता क्यों करते हो? हमारे 5 मंजिल मकान का किराया आ रहा है। घर चलाने भर का तो आपकी बहू कमा लेती है। तू निखट्टू ही रहेगा, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। बेटा कुछ तो कर, ऐसे खाली काम नहीं चलेगा। माँ, खाली तो आप भी हैं। ऐसा करो, मुझे एक कड़क चाय बना दो, फिर नहाने जाऊं। निम्मी पिंटू के लिए चाय बनाने जाती है। विष्णु अखबार दोबारा पढ़ने लगता है। पिंटू आलस भरे शरीर से उबासी लेने लगता है। कुछ दिन बाद पाखी अपने ऑफिस से वापस आ रही थी। उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। तभी वो अपने साथ काम करने वाली मानसी, जो कि उसके मोहल्ले में रहती है, वो उसके पास जाती है। मानसी, आज मेरी स्कूटी खराब हो गई है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? क्यों नहीं मानसी, बैठो। पाखी मानसी की स्कूटी पर बैठकर कुछ ही देर में घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो पिंटू बाहर आध्या के साथ खेल रहा होता है। पाखी, क्या तेरे हस्बैंड ने अभी तक कोई जॉब नहीं पकड़ी? नहीं। तुझे पता है इस बार की प्रमोशन किस्त में मेरा नाम आया है। तू बहुत मेहनत करती है, पर तेरा प्रमोशन तेरी छुट्टियों और ऑफिस की वजह से रुक जाता है। मैं घर और ऑफिस दोनों संभालती हूँ, इसलिए अक्सर छुट्टियां हो जाती हैं। अगर तेरा हस्बैंड कुछ कर रहा होता तो तुझे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता नहीं होती। तो मुझसे बोलो कोई नौकरी ज्वाइन कर ले। बहुत कह चुकी हूँ, मुझे पता है वो जॉब नहीं करेंगे। तेरी दोस्त होने के नाते तुझे एक आइडिया दूं। बेटी की जिम्मेदारी धीरे धीरे पिंटू जी पर छोड़ दे। स्कूल लाना ले जाना, इसको पढ़ाना, इससे तेरा काम कम होगा और तू ऑफिस वर्क पर ध्यान दे पाएगी। बात तो तू सही कह रही है। मानसी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। पाखी की बेटी उससे लिपट जाती है और पिंटू मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, आज का दिन कैसा रहा गुलाबो? बहुत अच्छा। आध्या, आपने होमवर्क कर लिया? मैं तो आपके आने का इंतजार कर रही थी। आप ही तो मेरा होमवर्क करवाएंगी। नहीं, आपके पापा बेस्ट टीचर हैं, वो आपका होमवर्क करा देंगे। यस पापा, कल वाले होमवर्क में मुझे मैम से गुड मिला था। आज भी आप मेरा होमवर्क करा दीजिए। ठीक है बेटा। ऐसे ही अब पिंटू हर रोज आध्या का होमवर्क करा देता है और पाखी के कहने पर आध्या के कई काम कर देता था। पाखी किचन में खाना बना रही थी। आध्या बाल खोले हॉल में खड़ी थी। पिंटू हॉल में सोफे पर लेटा होता है। पिंटू, एक काम कर दीजिए। हाँ बताओ। आज माँ जी के घुटनों में बहुत दर्द है, वो उठी नहीं। आज ऑफिस में जरूरी मीटिंग है तो जल्दी जाना है। क्या तुम आध्या को स्कूल के लिए तैयार कर चोटी बना दोगी? अब कोई नहीं है तो मुझे ही करना पड़ेगा। आज मैं तुझे सुंदर तैयार करता हूँ। पिंटू आध्या की सुंदर चोटी बनाकर उसे स्कूल के लिए तैयार कर देता है। आध्या स्कूल बस के लिए निकल जाती है। पिंटू विष्णु के साथ सोफे पर बैठा होता है। निम्मी धीरे धीरे कराहते हुए हॉल में आई। माँ, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आई? पिंटू, तेरी बुआ का कॉल आया था। वो आज 1 बजे तक आ जाएंगी। मेरी कमर और घुटनों में दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। बुआ जी को कौन सा गोदी में लेकर घूमना है? आराम करो। बेवकूफ, वो गोद में लेने की बात नहीं कर रही है। अगर बुआ जी आएंगे तो उन्हें खाने में नाश्ते में कुछ चाहिए होगा। माँ, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तुझे याद है तेरी शादी से पहले जब मैं बीमार पड़ गई थी, एक बार तूने हफ्ते भर का खाना बनाया था। माँ, चावल खिचड़ी यही तो बनाया था। बुआ जी को वो तो नहीं खिला सकते। मैं बैठे बैठे तुझे सब बताती रहूंगी। बुआ के लिए मेथी की कचौड़ियाँ और रायता बनाकर रख दे। माँ, आप ये काम मुझे सौंपकर बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। अब बहू ऑफिस से खाना बनाने तो नहीं आएगी। रिस्क ही सही, पर खाना तो ही बनाएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
पिंटू मेथी काट कर धोता है और निम्मी किचन में चेयर डालकर उसे बताती है कि मेथी की कचौरी का आटा कैसे बनेगा। अचानक से निम्मी जी के कमर में तेज दर्द होने लगता है। आह, ओह पिंटू बेटा, अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे रूम तक छोड़ दे। लेकिन माँ, ये कचौड़ियाँ कैसे बनेगी? बेटा, दर्द कम हो जाए तब मैं बता दूंगी, तब तक ऐसे ही छोड़ दे। पिंटू निम्मी को उनके रूम तक छोड़ आता है। वो दोबारा किचन में आ जाता है और आटा गूंदने लगता है। माँ को क्या ही परेशान करना, मैं इंटरनेट पर देखकर फटाफट मेथी की कचौड़ियाँ बनाकर रख देता हूँ। पिंटू इंटरनेट पर कचौड़ी बनाने की वीडियो निकालता है और उसे देखकर धीरे धीरे कचौड़ियाँ बनाने लगता है। एक कचौड़ी फूलती भी बन जाती है। ये तो बहुत आसान है, मैं इसे आराम से बना लूंगा। एक एक करके पिंटू ने बहुत सारी कचौड़ियाँ बना ली। अब पिंटू रायता बनाने की तैयारी कर रहा था। रायता तो मैं बना लेता हूँ, दही में बूंदी और करी पत्ता डालकर बढ़िया मसाला रायता बना लेता हूँ। इस तरह पिंटू ने कचौरी और रायता तैयार कर लिया। इतने में हाथ में एक बैग लिए बुआ जी भी पधार गई। पिंटू ने उन्हें एक गिलास पानी दिया। पिंटू बेटा, बहू तो ऑफिस गई होगी, तेरी माँ कहाँ है? निम्मी अपने रूम में है, आज उसके घुटनों में दर्द हो रहा है। अच्छा, देख कर आती हूँ। विमला पिंटू के साथ निम्मी के पास रूम में आती है। अरे दीदी, आप क्यों आई? मैं आ ही रही थी। पिंटू, बुआ जी के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर लो। निम्मी, नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, खाने का टाइम हो गया है। जी बुआ जी, मैंने आपके लिए रायता और कचौड़ियाँ बनाकर रखी है। निम्मी कराहते हुए विमला के साथ डाइनिंग टेबल पर आती है। विष्णु भी खाने के लिए साथ बैठते हैं। पिंटू सबके लिए खाना लगाता है। विमला कचौरी खाकर, पिंटू, इसके सामने तो होटल की महंगी कचौड़ियाँ भी फेल हैं। बेटा, सच में आज तूने तारीफ का काम किया है, इतनी बढ़िया मसालेदार कचौड़ियाँ पहले कभी नहीं खाई। निम्मी अपने बेटे की तारीफ सुनकर मन में खुश हो रही थी। पिंटू का तारीफ से खाना बनाने के लिए उत्साह बढ़ गया। शाम को जब पाकी फैमिली के साथ बैठी थी तभी पिंटू उसके लिए कचौड़ी लाया। गुलाबो, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल कचौड़ी बनाई है, खाकर बताओ कैसी लगी। वाह पिंटू, आपने तो कचौड़ी एक नंबर बनाई है। आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता है? आप कम से कम हफ्ते में एक दिन की रसोई तो संभाल सकते हो। हाँ पिंटू, इससे बहू को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हफ्ते में एक दिन नहीं, बल्कि मैं हफ्ते में 7 दिन रसोई संभालूंगा और आध्या का ध्यान रखूंगा। हाँ, बहू का प्रमोशन रुका पड़ा है, वो अपनी जॉब पर पूरा ध्यान देगी तो 6 महीने में उसका प्रमोशन हो जाएगा। बेटा, तू हाउस हस्बैंड बनेगा, जॉब नहीं करेगा। ये कहाँ लिखा है कि पत्नी घर संभाले और पति जॉब करे? खैर, मैं आज से घर संभालूंगा, मेरी गुलाबो जॉब करेगी। सब एक साथ हंसते हुए पिंटू को गले लगा लेते हैं।